कल क्रेडिट स्विस को लेकर आपने कितनी पढ़ाई की है? कितने घंटों का अध्ययन आपका उसमें गया, ये बताएं सर। नहीं अनिल जी, क्या करें, बहुत बहुत मुश्किल आ गई है। हाँ, और तरह तरह की मुश्किलें आती हैं। अब ए- देखिए, आप ये सोचिए कि आप दीप की कंपनी के सबसे बड़े शेयर होल्डर हैं, ठीक है। ओके ओके। और मैं आपके पास आता हूं, अनिल जी, कुछ अगर गड़बड़ हुई, दीप को शायद पैसे चाहिए होंगे, आप उसको हेल्प करेंगे ना? आप क्या बोलेंगे? सार्वजनिक तौर पे आप कहेंगे, देखिए तब माहौल कैसा होता है, हम अपने गरेबान में भी देखेंगे, और कैसे होता है। और दीप बहुत ही सुदृढ़ है और बहुत ही अच्छा है, उसकी कंपनी बड़ी अच्छी चल रही है, और हमने इसलिए हम बैठे हैं, हमने कभी अपना शेयर होल्डिंग कम नहीं किया इसमें। ऐसे करके आप टाल के निकल जाएंगे। सर क्या 100%। आप ऐसे बोलेंगे? एब्सोल्युटली नॉट। ना, कोई गुंजाइश ही नहीं आती दीप फूटी को एक कोड़ी नहीं पैसा दूंगा दीप तुम्हें। बढ़ाने। नहीं एक सर, ऐसा फूटी कभी भी कोड़ी नहीं। खत्म कर दो मतलब। हम्म। ये कल सऊदी नेशनल बैंक के सीईओ ने बोला कि हम पैसा नहीं देंगे, एब्सोल्युटली नॉट। वहां से ये शुरू हो गया। अब मैं हम्म। उनको नहीं, सिर्फ उनको ही नहीं ब्लेम कर रहा हूँ, बहुत और चीजें हैं। मिसमैनेजमेंट रही है क्रेडिट स्विस की बहुत सालों से, और अब वो कोशिश कर रहे हैं। बट ग्लोबल चीजों पे क्या इसका असर हो जाता है, तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है कि आप जब सार्वजनिक तौर पे आते हैं, क्या आप बोलते हैं और किस तरह का पैनिक क्रिएट करते हैं। क्या आपकी अपनी शॉर्ट पोजीशंस बना के आप ऐसा बोलें तो और बात है, फिर आप शेयर होल्डर ही क्यों हैं। तो ये बातें अब निकल के आ रही हैं अनिल जी, ये तो अब बाद में ही खुलासा होगा, क्यों बोला, क्या बोला, कैसे हुआ। रेगुलेटरी वाइज नहीं वो ले सकते 10% से ज्यादा, बट वो फिर कह सकते थे, किसी और तरह से सॉफ्टवेयर तरीके से बोला जा सकता था। आ, अब क्या है, ये वीकेंड बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये वीकेंड निकल जाए, 50 बिलियन स्विस फ्रैंक की लाइन उन्होंने ली है क्रेडिट स्विस ने। बट पिछले दिसंबर में जब इस तरह का माहौल बना था, काफी उनका डिपॉजिट्स निकल गया था। तो अब 6.5% वो डिपॉजिट पे दे रहे हैं। स्विस फ्रैंक या डॉलर में 6.5% मायना रखता है। इंडिया के रुपीस में बैंक 6.5 देते हुए कतराते थे कुछ महीने तक। तो ये वीकेंड बहुत इंपॉर्टेंट रहता है यूरोपियन बैंकिंग के लिए। अब ऐसे माहौल में आज शाम को ईसीबी की बैठक है, जहां 50 बेसिस पॉइंट रेट हाइक की बात चल रही थी, 50 का 25 कर देंगे। अच्छा, कुछ शातिर हमारे एनालिस्ट हैं जो कह रहे हैं जी अगर रेट को पॉज किया तो लगेगा कि पैनिक है। अब पैनिक और क्या रह गया है? 3 अमेरिकन बैंक्स आपके फेल हो गए, 200 कतार में है फेल होने के लिए। उसके लिए 19 ट्रिलियन का रेस्क्यू पैकेज अमेरिका ने दिया है कि जो भी अनइंश्योर्ड डिपॉजिट है उसके पीछे अमेरिकन सरकार खड़ी है। 19 ट्रिलियन का पैकेज हो गया। इसके बाद पैनिक की क्या गुंजाइश रह गई मार्केट में? अगर आज फिर रेट बढ़ाते हैं, जो बैंक्स को तकलीफ चल रही है बॉन्ड की रिवैल्यूएशन में, वो तकलीफ और बढ़ जाएगी। बैंक्स को और कैपिटल जाके जुटाना पड़ेगा। तो ऐसे माहौल में जाके रेट बढ़ाना, अब पता नहीं क्या करते हैं, वो हमसे ज्यादा समझदार है, सोच समझ के करेंगे। आज ईसीबी है, और फिर अगले बुधवार को 2 दिन की बैठक के बाद फेड आएंगे। वो भी मार्केट कह रहा है भाई इस बारी तो 25 ही करेंगे, 50-50 का प्रोबेबिलिटी चल रहा है, इस बारी पॉज करना मुश्किल है क्योंकि इन्फ्लेशन ज्यादा चढ़ी है। इन्फ्लेशन अब फरवरी की हो गई। ये जिस तरह से माहौल बन रहा है, बैंक्स लेंड नहीं कर पाएंगे, ये बहुत जबरदस्त एक स्लो डाउन आने वाला है इकोनॉमीज में। ये टाइम अभी पॉज करके इसको एनालाइज करके काम करने की बात है। जैसे बैंक ऑफ इंग्लैंड ने पिछले साल किया था, जब वो लिज ट्रस प्राइम मिनिस्टर थी, उनका एक इल थॉट आउट बजट उन्होंने बनाया कि इतने बिलियन ऑफ पाउंड्स हम और सब्सिडी करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। उससे विचलित हो गए मार्केट्स बिल्कुल, बॉन्ड प्राइसेस बढ़ गए, उनके सारे पेंशन फंड फेल होने की कगार पे आ गए थे। बैंक ऑफ इंग्लैंड ने बोला हाँ हमें रेट बढ़ाने थे, उसको हम 1 महीने के लिए पोस्टपोन कर रहे हैं। अभी जंग फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की है, इन्फ्लेशन की नहीं है। पहले मार्केट की इंटेग्रिटी बहाल कर लेते हैं,
पहले मार्केट को थोड़ा ठहराव दे लेते हैं, फिर हम इन्फ्लेशन की तरफ आएंगे। और सबने उसको वेलकम किया, एकदम से कॉन्फिडेंस बना मार्केट में। तो यूएस गवर्नमेंट ने जरूर कॉन्फिडेंस बनाया मंडे को कि हम सब डिपॉजिटर्स के पीछे खड़े हैं। बट उसमें अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंस क्या हो गया कि जो शेयर होल्डर हैं वो जीरो हो जाएंगे, और जो बॉन्ड होल्डर हैं उन बैंक्स के, जिन्होंने बैंक्स को लेंड किया हुआ है, वो जीरो हो जाएंगे। तो वो सब लोग अब बेचने में लगे हुए हैं कि देखो, जीरो से जो भी मिल जाए वो ले लो। 60-60% बैंक्स की प्राइसेस गिर रही हैं। इससे ज्यादा पैनिक अब क्या होगा? यही मेरा छोटा सा विश्लेषण है कि इस माहौल में रेट बढ़ाने की क्या जरूरत है। अब आई बात भारत की, लोग कह रहे हैं भारत के बैंक्स ये सब, हमारे बैंक सब सुदृढ़ है, हमारे बैंक्स में कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमारी इकोनॉमी में प्रॉब्लम नहीं है। बट आप ग्लोबल इकोनॉमी में बैठे हैं, ग्लोबलाइज कैपिटल फ्लोज हैं, कौन बेच के जा रहा है? एफआई पैसा रोज बेच के जा रहा है। आज अगर रिकवरी होनी थी हमारी, एशिया के बाद हम खुलते हैं, हमारी रिकवरी होनी चाहिए, यूरोपियन फ्यूचर्स अप हैं, अमेरिकन फ्यूचर्स अप हैं, हम फिर भी आज गिर रहे हैं। कल जो हमारे एडीआर गिरे थे उनकी लाइन में गिर रहे हैं। ये नहीं कि आज जो माहौल है कि स्विस नेशनल बैंक ने 50 बिलियन स्विस फ्रैंक दे दिए क्रेडिट स्विस को, एटलीस्ट उनका खतरा कुछ दिन के लिए टल गया है, वो नहीं देखा जा रहा। भारत बेचो, भारत में पैसे बने हुए हैं। दूसरा, भारत अलाउ करता है आपको पैसे निकालना किसी भी माध्यम से। ओपन मार्केट है, ओपन डोर्स हैं हमारे, और इम्पैक्ट कॉस्ट नहीं है। 1% भी नहीं गिरा मार्केट, 3-3 हजार करोड़ रोज के लेके जा रहे हैं लोग। तो बेचो भारत को। तो ये चल रहा है अभी अनिल जी। इसके सामने कुछ आप विश्लेषण नहीं कर सकते कि भारत अच्छा है, ये है। आपको वेट करना है, एक थोड़ा स्थायी बॉटम बन जाए अमेरिकन मार्केट में, तब एक माहौल बनेगा भारत में लौटने का। अभी जस्ट वेट करना है, साइड में बैठना है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए कोई फर्क नहीं है, होल्ड करके बैठे रहिए। यहाँ बेच के निकलने का कोई फायदा नहीं है। मार्केट कहाँ तक जाएगा वो हमारे टेक्निकल एक्सपर्ट्स बता देंगे। बट ये मुड़ेगा भी तो बहुत तेजी से मुड़ेगा। मुड़ेगा कब? कुछ अगर पॉज हो जाए, आज अगर ईसीबी पॉज कर दे तो एक ये श्रृंखला बन सकती है कि अब पॉज कर दो, अभी रुक जाओ, एक ठहराव ले आओ इंटरेस्ट रेट हाइक में, एकदम से मार्केट भाग सकते हैं। तो शॉर्ट की भी मैं आपको नहीं बोलूंगा, आम निवेशक के लिए जो खैर माहिर हैं टेक्निकल्स में, वो तो लॉन्ग शॉर्ट दोनों करें। बट जो आम निवेशक है उनको वेट करना है, कॉशन कट है। 2008 नहीं है ये, बहुत ज्यादा बोल गया मैं। अगले सेगमेंट में बोलता हूँ कि 2008 क्यों नहीं है अनिल जी। सर आज है ना आप बड़े डल डल से लगे। सर स्टूडियो आ जाओ ना आप। हाँ, हम आपको एकदम बढ़िया से चार्ज कर देते, एकदम आपको, हम ऐसे बगैर सबको ऐसे डल नहीं देखना चाहते हैं। मजा नहीं आता सर। आप तो हमें इंस्पायर करते हो, जोश देते हो एकदम। आप थोड़ा सा हम आज चिंतित लग रहे हैं, राइट सर? नहीं, चिंता वो नहीं है। मार्केट्स तो अनिल जी वापस आएंगे, और ऐसा कुछ नहीं है कि 2008 की गंभीरता है। बट ये अवॉइड हो सकता था, ये अवॉइड हो सकता था। काफी एक्टर्स के द्वारा काफी मिस्टेक्स हुई जो होती हैं, तो बट ये अवॉइड किया जा सकता था। दूसरी बात है, भारतीय होते हुए यही बुरा लगता है कि हम सब कुछ ठीक करते हैं। हम जैसे क्लास के अगले बेंच के पाठक हैं, हर वक्त हम हर चीज अच्छी करते हैं, अच्छे विद्यार्थियों की तरह। पीछे से जो इंक डार्ट्स और जो चौक मारते हैं टीचर को, तो पूरी क्लास को बाहर धूप में खड़ा कर दिया जाता है। तो हम वैसे अभी पनिश हो रहा है भारतीय मार्केट, तो उसका बुरा लगता है अनिल जी। और इसका सॉल्यूशन अब पॉलिसी मेकर्स के हाथ में है। कितनी तेजी से वो बढ़ते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये अच्छा है कि कुछ घंटों में ही स्विस नेशनल बैंक आ गया, इतनी बड़ी लाइन दे दी उन्होंने। बट खतरा कितना ये नहीं पता कि कितने डिपॉजिट निकले हैं, लिक्विडिटी कितनी अभी है। और ऐसे माहौल में ट्रस्ट बनाना होता है। तो वैसे $25 बिलियन लेके ही फेड चला है, बट 19 ट्रिलियन की उन्होंने गारंटी दे दी। तो ऐसे चलता है। आप बजूका लेके खड़े हो जाते हैं, यूज नहीं चाहिए, उसको इस्तेमाल नहीं करना। बट दुनिया देखती है कि भी बजूका है सेंट्रल बैंकर के हाथ में, इसको शॉर्ट मत करो। तो उस तरह के मेजर्स की जरूरत है।
ये जरूर सराहना करनी होगी भारतीय रेगुलेटर्स की, आरबीआई की, कि उन्होंने ऐसी स्थिति भारत में नहीं आने दी प्रूडेंशियल रेगुलेशन करके। ये जरूर सब मार्केट वालों को बोलना चाहिए आज कि थैंक यू, आपने भारतीय मार्केट्स को इससे बचा के रखा। मगर साहब हमारी भारतीय कंपनियों की यूरोप या यूके से ज़्यादा आय आती है आईटी कंपनियों की, क्रेडिट स्विस के कुछ आफ्टर इफेक्ट्स हो सकते हैं वहाँ पर? न्यू ऑर्डर फ्लो पे इम्पैक्ट हो सकता है अनिल जी। बाकी हमारी कंपनियां ज़्यादा सर्विसेज हैं और बहुत सारा ऐसा है कि आउटसोर्सिंग है, उनको हम सप्लाई करते हैं सॉफ्टवेयर सपोर्ट, वो तो ऑनगोइंग है। तो वो है जैसे आपको लाइट ऑन ऑफ करनी है, एसी चलाना है, वैसे ही हमारी कंपनी को पे करना ही है, क्योंकि आपके पास उसका कुछ और आधार नहीं है। तो वो काम तो चलता रहेगा, जो ऑनगोइंग वर्क है चलता रहेगा। बट न्यू ऑर्डर, न्यू इनिशिएटिव्स, क्योंकि अभी कंजर्वेशन ऑफ कैपिटल मोड में आ गए सारे बैंक्स। अभी आपको बाहर से कैपिटल उठाना पड़ेगा बॉन्ड्स के लॉसेस को कवर करने के लिए। तो हर जगह कटौती होगी, हेडकाउंट में भी होगी, मार्केटिंग में होगी, और फिर आपकी नए इनिशिएटिव्स में भी एक स्लो डाउन हो जाता है। तो ये इम्पैक्ट ज़रूर आता है। 2008 में भी हमने देखा था जब बीएफएसआई का बहुत बड़ा करेक्शन था, तो न्यू इनिशिएटिव्स रुक गए थे और लगभग 1 साल लगता है फिर इससे उभरने के लिए। अब ये इम्पैक्ट रहेगा अनिल जी कि कितना डीप रहता है, सिर्फ स्मॉलर बैंक्स पर ही रहता है और यूरोप के एक आध बैंक पे सीमित होकर अगर पलट जाता है तो जल्दी से हमारा रिकवरी हो जाएगा बीएफएसआई का नए ऑर्डर्स का। नहीं तो लग सकता है 6 महीने से 1 साल नए ऑर्डर्स में एक ठहराव आ सकता है। अच्छा सर, एक चीज़ जो आपसे और पूछनी थी वो ये कि जो अब 22 तारीख को मीटिंग होने वाली है, उसमें 50% लोग बोल रहे हैं कि ब्याज दरें नहीं बढ़ेगी, इस बार ऐसे जीरो रहेगा, और 50% कह रहे हैं कि 1/4% तो बराबर है। अब आप जिस तरफ बैठेंगे ना उस तरफ पलड़ा झुक जाएगा वैसे भी, और खाली इसलिए नहीं कि एक 50 से 51 हो जाएगा, आपका वजन 50 मतलब काफ़ी ज़्यादा है। तो बताइए सर, आप किस तरफ हैं दोनों में से? मैं तो पॉज रुक जाना चाहिए। हाँ। अभी रुक जाना चाहिए। जैसे बैंक ऑफ इंग्लैंड का हमारे पास अगस्त सितंबर का ही प्रेसिडेंट है कि 1 महीना वो रुक गए सितंबर में, जब गड़बड़ हो रही थी, बॉन्ड प्राइसेस डिसफंक्शनल हो रहे थे तो रुक गए थे। तो अभी रुक जाना चाहिए, एक महीने एटलीस्ट का ठहराव ले लें। मार्च की बैठक निकल जाए फिर मई में देखेंगे क्या करना है। थोड़ा सा अभी इसको एनालाइज करें कैसा हो रहा है, और इससे मार्केट का सेंटिमेंट बहुत मजबूत होता है अनिल जी। मार्केट ये नहीं देखेगा कि पैनिक हो रहा है, ये बोलेंगे कि देखिए अभी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की तरफ अग्रसर है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी पे काबू ले लेते हैं, फिर इन्फ्लेशन देखेंगे। हमने छोड़ा नहीं अपना इन्फ्लेशन का टारगेट, बट ये टाइम अभी है कि उसमें और ईंधन नहीं डालना है हमें जलती हुई आग में, कि और रेट हम बढ़ा दें और बैंक्स के लॉसेस बन जाएं। ये नहीं करना। ये बहुत स्पष्ट एक इनके पास उदाहरण भी है बैंक ऑफ इंग्लैंड का, और ये एनालिसिस भी है। तो मुझे कोई इसमें दिक्कत नहीं लगती कि 1 महीने का आप अंतराल ले लें और बोलें कि हम फिर मई में देखेंगे कि क्या करना। अभी हम इसमें विराम लगाते हैं।